हे एवरीवन। आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि एक ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसका नाम है एंटरिंग वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सेकेंडरी साइंस क्या है, इसके बारे में हमको आज समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हरीश प्रजापत और आप देख रहे हैं द इंकपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेकेंडरी साइंस। आखिर सेकेंडरी साइंस होता क्या है। ठीक है, सेकेंडरी साइंस को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर प्राइमरी साइंस नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। प्राइमरी साइंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्राइमरी साइंस का मतलब होता है साइंस की प्रारंभिक स्टडी, यानी कि हम 9th क्लास से पहले हम क्या पढ़ते थे। हम पढ़ते थे किसी फिनोमिनाज के बारे में, वो कोई भी लॉ है वो क्या बता रहा है। कोई थ्योरी पढ़ते थे या कोई नियम पढ़ते थे और उस नियम के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते थे कि ये नियम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि कोई भी चीज़ को मैं ऊपर से फेंकता हूँ तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसको हमने कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो कि न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमने नियम देखा था और उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने समझा था। सेकेंडरी साइंस आपको प्रश्नों के आंसर बोलने के लिए प्रेरित करती है। मतलब आपको यह समझाती है कि आपको यहाँ पर प्रश्न उठाने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये नियम आखिर क्या है, ये कैसे फॉलो होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको समझनी पड़ती है। तो ये क्या, कैसे, क्यों, किस प्रकार से, इस टाइप के जो प्रश्न जब हम साइंस में उठाना स्टार्ट कर देते हैं तब हम बोलते हैं कि अब हम सेकेंडरी साइंस के फेज में आ चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी साइंस क्या है। सेकेंडरी साइंस है कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ जब चीज़ों को समझने के लिए, उनको डिटेल में समझने के लिए जब प्रश्न उठाना स्टार्ट कर देते हैं, उस फेज को हम कहते हैं सेकेंडरी साइंस। ठीक है, चलिए समझते हैं। इन प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल साइंस इज मोस्टली अबाउट ओवर थिंकिंग फैक्ट एंड लर्निंग व्हाट हैपन्स। ठीक है, in secondary science, the focus shift how and why things happen using systematic framework, mathematical tools and rigorous explanations। मतलब हम प्राइमरी स्कूल्स में और हमारी मिडिल स्कूल में क्या चीज़ें सीखते हैं। हम चीज़ें सीखते हैं, चीज़ों को बस ऑब्जर्व करना देखते हैं। ऑब्जर्व करके हम उसको कि इसमें क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में देखते हैं। पर जब हम सेकेंडरी साइंस के फेज में आ जाते हैं तब हमें समझना पड़ता है हाउ, वो कैसे हो रही है और वो क्यों हो रही है। इस टाइप की चीज़ों को समझने के लिए ही हमें सेकेंडरी साइंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। आखिरकार साइंस एज अ प्रोसेस हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, साइंस को एज अ प्रोसेस के रूप में हम कैसे डील करते हैं। साइंस इज नॉट जस्ट अ स्टैटिक्स बॉडी ऑफ फैक्टर्स, it is a dynamic process of questioning, observing, testing and revealing ideas। साइंस क्या है। साइंस ऐसा नहीं है कि एक बस आपको नियम बता दिया और आप उस नियम को रट रहे हैं, उसको बस देख रहे हैं, ये वाली बात नहीं है। आपको उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। मतलब मान लीजिए ये चीज़ है, इसके बारे में आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं। आपको इसकी लंबाई है, इसकी मोटाई है, इस किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल्स में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उन बॉन्ड्स के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, वो नॉर्मल बॉन्डिंग है या फिर टाइट बॉन्डिंग है। ठीक है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस टाइप की सारी चीज़ों को पढ़ना ही, इसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझना ही कहलाता है साइंस। तो साइंस बस ये नहीं है कि ये चीज़ें मैंने देख ली बस ये काम हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। हमको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, यही चीज़ है साइंस। ठीक है, कैसे पढ़ना पड़ता है, हमको इसके लिए क्वेश्चनिंग्स करने पड़ते हैं, प्रश्न पूछने पड़ते हैं। ये क्या है, किससे बना है, कैसे बना है। ठीक है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तभी हमें चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। प्रश्न पूछने का मतलब है हमें जिज्ञासा, हमारे पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। देन ऑब्जर्विंग, हमें चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मार्कर पेन है, मेरे पास एक प्लास्टिक फ्रेम है, इसमें एक रबड़ फ्रेम है, इसमें दो बटन्स है। इन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है ताकि हम अच्छे से प्रश्न पूछ पाए। प्रश्न किससे पूछने हैं,
खुद से ही प्रश्न पूछना है कि ये किससे बना है, ठीक है, ताकि हम इसका अच्छे से डिटेल से इसको समझ सकें, हम इसको जान सकें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न उत्तर करना, ऑब्जर्व करना, उसकी टेस्टिंग करना और प्रयास देना, यही साइंस है, ठीक है। चीज़ों के बारे में हमें आइडिया देना, टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमें क्या कहलाती है, साइंस एज अ प्रोसेस, साइंस की एक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अब नेचर में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, या हम ऐसा बता सकते हैं कि हम नेचर में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली 9th क्लास में आपको पूरी बुक के सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, कुछ मिलेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड एंड कुछ आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके साथ सारी चीज़ें नेचर में कैसे हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बस इसको हम पढ़ते अलग अलग है, पर ये सारे जो साइंस की ब्रांचेस है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। हम देखते हैं, हम जैसे ही बायोलॉजी यानी कि किसी भी पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, या मान लीजिए मैं अपने बोलने की प्रक्रिया के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, वैसे तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हमारे जो हमारा गला है, किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, ये सारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पर जैसे हम साउंड आती है हमारे हमारे मुंह से, जैसे ही साउंड बाहर आते हैं, देन ये जो साउंड है ये एक फिजिक्स का टॉपिक बन सकता है, यह एक फिजिक्स का टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारी जो ब्रांच है साइंस की वो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो नेचर में हम कैसे इस सब को समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर इन साइंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, द साइंटिफिक मेथड अ सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क। चलिए समझते हैं आखिरकार साइंटिफिक मेथड क्या है। ओके, वास्तव में साइंटिफिक मेथड कोई तरीका नहीं है, या ऐसा कोई विधि नहीं है जिसको आपको समझना जरूरी है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको यही सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। इसका काम कहाँ पर आता है, साइंटिफिक मेथड आपके लिए कहाँ यूज़फुल होती है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है जिसको आपको अच्छे से समझना है, कि मान लीजिए आपको न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं, ठीक है, आपको समझना है कि किस प्रकार से कोई चीज़ को मैं फेंकता हूँ तो वो नीचे आती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली इस चीज़ को नीचे आते ही आप समझ गए कि ये ग्रेविटेशनल लॉ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, वही प्रोसेस कहलाती है एक साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना पड़ता है, देखिए, आपको सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है जो चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस पेन को नीचे अगर मैं गिराता हूँ तो ये कुछ टाइम लेती है, कुछ कपल ऑफ मिनट्स लेती है एंड ये नीचे आ जाती है, ठीक है। वही अगर मैं किसी और चीज़ को, अगर इस मोबाइल को मैं नीचे गिराऊँ तो हो सकता है ये जल्दी आ जाए, क्यों, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी के अलावा मैं अगर इस छोटे से पेन को अगर मैं नीचे गिराऊँ, हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले एज कंपेयर उस मोबाइल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही देख रहे हैं, मैंने अलग अलग चीज़ों को जब मैंने ग्रेविटी में नीचे गिराया, ठीक है, तो उसके अर्थ पर आने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। चाहे ये आपको यहाँ पर ऐसा कोई खास यहाँ पर फील नहीं हो रहा हो, पर जब हम बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज स्केल पे इसको समझते हैं, तब हमें समझ आता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों का वेट है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उनका जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही है, मैं इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों को लेकर मैं इसके साथ वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। मुझे किसी चीज़ को सही से समझने के लिए, उसको साइंटिफिक फॉर्म में सही से समझने के लिए पहले उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। देन हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें प्रश्न उठाने चाहिए कि आखिरकार ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है।
या फिर ये आड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये तिरछा क्यों नहीं जा रहा है, ये बस नीचे ही क्यों आ रहा है, ठीक है। और क्यों ज़्यादा हैवी जो मैटर होते हैं वो जल्दी नीचे आ जाते हैं और जो कम हैवी होते हैं वो कंपैरिजन में थोड़े से कम जल्दी नीचे आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें इनको जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। एंड देन वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है हाइपोथेसिस। हम उसके बारे में एक धारणा बनाते हैं, एक अभिधारणा बनाते हैं जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक है। हम बस सोच लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को, मैंने पहले सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि मैं जब भी चीज़ों को ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो नीचे आ रही है, ठीक है। भारी चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे आ रही है, हल्की चीज़ें हैं तो वो कम जल्दी नीचे आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक इस सब को ऑब्जर्व करके मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली कि आज के बाद मैं जितनी भी चीज़ों को ऊपर फेंकूंगा अर्थ पर, तो वो चीज़ें अर्थ पर वापस लौटेंगी, ठीक है। और इसी पूरी धारणा को मैं कहता हूँ हाइपोथेसिस, जिसका कोई बेस नहीं है, इसके लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी एक हाइपोथेसिस बना दी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट। मुझे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, जो मैंने ऑब्जर्वेशन में आपको बताया था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में मैंने जो चीज़ें देखी है अब मुझे उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ठीक है। उसके लिए अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, अलग अलग मटेरियल के साथ इस चीज़ को दोहराना चाहिए कि अलग अलग मटेरियल की चीज़ें, कि मैं एक प्लास्टिक को अगर मैं नीचे गिराऊँ तो क्या होता है, वही अगर एक लोहे की बॉल को अगर मैं नीचे गिराऊँ तो क्या होता है, प्लास्टिक की बॉल को नीचे गिराऊँ तो क्या होता है, अगर मैं ज़्यादा ऊंचाई से गिराऊँ तो क्या होता है, कम ऊंचाई से गिराऊँ तो क्या होता है। इस प्रकार के जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ठीक है। देन क्या होता है, उसके बाद एक बार ये सब चीज़ें समझने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाटा एनालिसिस। हम अब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है इन सब चीज़ों को एक जगह पर राइट करते हैं, हम उसको लिख के रखते हैं, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ सकूँ कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। उसको कहते हैं डाटा एनालिसिस, ठीक है। एंड देन हमारा आएगा कंक्लूजन, फिर हम समझेंगे कि आखिरकार वह चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम अपना निष्कर्ष देंगे, ठीक है, कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या बेस है, हम अपनी थ्योरी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारे स्टेप है, ये स्टेप कोई किसी खास जगह से निकले नहीं है, ये चीज़ें हमारे ही द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई है। हमारे ही द्वारा जैसे जैसे हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तब हमारे ही द्वारा इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया गया, ठीक है। जैसे ही हमने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, जैसे ही कोई थ्योरीज देना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि थ्योरीज ऐसे ही नहीं आ जाती है, ऐसे ही किसी चीज़ का मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को कैसा लगा, ये चैप्टर आपको, ये चैप्टर के बारे में आपको कितना समझ आया, इसके प्रश्न उत्तर आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, वो ऐसे ही समझ नहीं आएगा। पहले इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई है और किन चीज़ों पर मैंने आपको कम फोकस किया है। इन सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करके लास्ट में जाकर आप सीखोगे कि ये चैप्टर आपको कितना % समझ में आया, ठीक है। यही चीज़ें एक साइंटिफिक प्रोसेस कहलाती है। जब मैं इसी चीज़ को एक साइंटिफिक थ्योरी से जोड़ देता हूँ तो मैं इसे साइंटिफिक प्रोसेस कहता हूँ, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रोसेस कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, या साइंटिफिक मेथड जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया है कि ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ें देखना है। यूजिंग अ फिनोमिना यूजिंग आवर 5 सेंस, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ है उन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है हमारा, आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। आस्किंग वाई और हाउ दैट फिनोमिना ऑकर, यह फिनोमिना कैसे हो रहा है, यह ऐसे जो भी चीज़ें, मान लो पानी बह रहा है तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में कैसे बह रहा है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। देन हमने पढ़ा है डेवलपिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है प्रॉपर। एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे ही मैं किसी पौधे को ज़्यादा सनलाइट देता हूँ तो उसके ऊपर जो उसकी ग्रोइंग है, जो उसका ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा खाना मिल रहा है। सनलाइट तो पौधों का भोजन है, ठीक है। अगर हम भोजन ज़्यादा देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी। इसके पीछे कोई बेस नहीं है, बस ये मैं देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करके मैंने इसको ऐसे ही हाइपोथेसिस बनाई है अपनी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं डिजाइनिंग अ एक्सपेरिमेंट। मुझे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने पड़ेंगे अपनी हाइपोथेसिस देके, जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा था। प्लानिंग अ फेयर टेस्ट ऑफ इवोल्यूएट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को इवोल्यूएट करने के लिए कुछ फेयर प्लानिंग करनी चाहिए हमको, ठीक है। हाइपोथेसिस के बेस पर हमें कुछ फेयर टेस्ट करने चाहिए, जो चीज़ें आपसे हो रही है, जो आप चीज़ें कर सकते हैं। फेयर टेस्ट का मतलब होता है रफली टेस्ट, ठीक है। बस ऐसे ही अपने दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही है उन सारी चीज़ों को आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन और एनालिसिस। आपको फिर ये सारी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना चाहिए और उसका एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग कंसल्टेशन, आपको फिर अपना जो भी रिजल्ट है वो आपको लास्ट में जाकर उसका मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप है, ये सारे स्टेप फॉलो करके आप एक साइंटिफिक मेथड को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको यह साइंटिफिक मेथड के बारे में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग अ फेयर टेस्ट। जो अभी हमने देखा था फेयर टेस्ट, ठीक है। वेरिएबल्स इन साइंस, डिजाइनिंग अ फेयर टेस्ट, वेरिएबल्स इन साइंस। ओके, एक फेयर टेस्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, मतलब एक टेस्ट को जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम अपना कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको आपको कैसे डिजाइन करना है, कैसे आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। To make sure an experimental result are reliable, scientists perform a controlled experiment or a fair test. These involve मैनेजिंग 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए जो साइंटिस्ट है वो एक फेयर टेस्ट बिठाते हैं, मतलब एक फेयर टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, फेयर टेस्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको 3 टाइप के बेसिक जो वेरिएबल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि जो फेयर टेस्ट में जो भी हम ये फेयर टेस्टिंग करते हैं, इसमें जो बेसिक जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल्स जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, वो नेचुरली सारी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अमाउंट ऑफ सनलाइट। अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर सनलाइट जैसी चीज़ें आ रही है, तो आप वापस स्वतः ही जान सकते हैं कि सनलाइट का कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है। कितनी सनलाइट आ सकती है इसका कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है। एक पौधे को कितना सनलाइट मिलता है इसके बारे में कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है। तो वो एनर्जी कितनी आएगी, कितनी एनर्जी है, उस सारी हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो स्वतः ही हो जाते हैं, वो नेचुरली प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट को कितनी सनलाइट मिल रही है, कितनी सनलाइट मिल रही है, वो सनलाइट हमारे पास डिपेंड नहीं है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, वो नेचुरली प्रोसेस हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस सनलाइट को मैं काउंट नहीं कर सकता, इसीलिए ये मेरे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सनलाइट का किसी पौधे पर पड़ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट मुझे ये पता है कि इसको अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो इसकी हाइट है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। कम एनर्जी मिलेगी, मतलब एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का मतलब है सनलाइट, अगर कम सनलाइट मिलेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है, डीवी। डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो प्लांट्स की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सनलाइट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो सनलाइट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, फिर तीसरा वेरिएबल आता है हमारे टेस्ट में, वो है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि पॉट, मान लीजिए कोई कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है, तो वो घड़े की साइज को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है, कितना बड़ा होना चाहिए घड़ा या कितना छोटा होना चाहिए। या मान लो कोई भी बॉटल हमको एक डिज़ाइन करनी है तो मैं उसकी साइज़ को मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। या मुझे अमाउंट ऑफ वाटर, मुझे पानी भरना है या पानी पीना है,
तो मैं उस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। मुझे कितना पानी पीना है, 1 गिलास पीना है, 10 गिलास पीना है, वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो हम जितने भी फेयर टेस्ट करते हैं, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो बेसिकली हमसे हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं फेयर टेस्ट। तो उन सारे फेयर टेस्ट में 3 टाइप के हमने वेरिएबल देखे हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि सनलाइट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ये हाइट ऑफ प्लांट्स की जो हाइट है वो सनलाइट पर डिपेंड करती है। ओके, एंड देन लास्ट आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स जिनको हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर है, वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये अमाउंट ऑफ वाटर है, साइज ऑफ पॉट है, टाइप ऑफ सॉइल है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए ये सब कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए अब फेयर टेस्ट जो है वो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा कि फेयर टेस्ट क्या है और कैसे फेयर टेस्ट में हम अलग अलग वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट, एस्टिमेट एंड यूनिट। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, चीज़ों को मापना, यही कहलाता है मेजरमेंट। चलिए, आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके पास मान लो घर है, आपके पास पैसा है, आपके पास ज़मीन है, आपके पास बुक्स है, या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, पेन है, कॉफ़ी है, पंखा है, इन सब का आपके पास एक हिसाब होगा। ठीक है, जैसा कि आपके पास कितने स्क्वायर फुट की ज़मीन है, कितने नंबर ऑफ पेन्स है, कितने साइज़ का आपका घर है, घर की हाइट कितनी है, आपके पास कितने नंबर ऑफ फैंस हैं, कितने पंखे हैं आपके पास, कितने टेबल है आपके पास, इन सारी चीज़ों का आपके पास एक कैलकुलेशन होती है, एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें मेजरमेंट पर ही बेस है। ठीक है, आपके पास उन सारी चीज़ों का मेजरमेंट होता ही होता है। अगर मेजरमेंट नहीं है तो हम उसका मेजरमेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? वे क्वांटिटीज़ जिसको मैं फील कर सकता हूँ, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से फील कर सकता हूँ। जैसे मैं इसकी हाइट को फील कर सकता हूँ, तो इसकी हाइट जो है वो क्या है? इसकी हाइट जो है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके वेट को फील कर सकता हूँ, तो इसका वेट क्या है? इसका वेट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हवा को फील कर सकता हूँ, हवा क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ऐसी सारी चीज़ें जिसको मैं फील कर सकता हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। और सारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब मैं मेजरमेंट करूँगा कैसे? ठीक है, चलिए इसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस को हम समझते हैं। आज से बहुत समय पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, और अंग्रेज़ अपने साथ एक सिस्टम लेकर आए थे। वो लंबाई को, यानी कि कोई चीज़ कितनी लंबी है उसको मीटर में नहीं देखते थे, जैसा कि आज हम मीटर में देखते हैं, वो उसको मीटर में नहीं देखते थे, वो उसको फुट में देखते थे, कितना फुट लंबा है। ठीक है, इसी के साथ जो मास है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि भार, जिसको हम वेट बोलते हैं। वेट वेट को वो फुट में, वेट को वो किलोग्राम्स में नहीं देखते थे, वो वेट को देखते थे पाउंड में, पाउंड्स में देखा जाता था, कितने पाउंड भारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो फ्रांस वाले लोग और जो अंग्रेज है वो अपने साथ भारत में लेकर आए थे। पहले हमको इसके बारे में कोई पता नहीं था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जहाँ पर लंबाई को फुट में मापा जाता है, जहाँ पर वेट को, मास को पाउंड में मापा जाता है, और जहाँ पर टाइम को सेकंड में मापा जाता है, ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूँ एफपीएस मेजरमेंट सिस्टम। जब मैं लंबाई को फुट में मापता हूँ और मैं जो मास है उसको पाउंड में मापता हूँ और टाइम को सेकंड में मापता हूँ, तो इस मेजरमेंट सिस्टम को मैं कहता हूँ एफपीएस सिस्टम। पर ये एफपीएस जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही छोटा था। ठीक है, इसको सही से समझ नहीं पा रहे थे हम, इसीलिए इसी चीज़ को अपडेट कर कर हमने बनाया कि जहाँ पर भी फुट दिखता है उस फुट को मैं सेंटीमीटर में मेज़र करूँगा। ठीक है, जहाँ पर भी पाउंड दिखता है, यानी कि द्रव्यमान दिखता है, भार दिखता है, उस भार को मैं ग्राम में मेजर करूँगा। ठीक है, कितने ग्राम भारी है।
जिसको आप जानते भी हैं, ठीक है। एंड जहाँ पर भी टाइम दिखता है उसको मैं सेकंड में ही मेज़र करूँगा। तो एफ पी एस मेजरमेंट सिस्टम के बाद में, बहुत साल बाद में, एक नया सिस्टम हमने बनाया जो कि है सी जी एस मेजरमेंट सिस्टम। सी जी एस मेजरमेंट सिस्टम, ये सेकंड मेजरमेंट सिस्टम था जिसमें हमने लंबाई को सेंटीमीटर में मापा और भार को ग्राम में मापा और टाइम को सेकंड में मापा। पर ये भी हमको सही से समझ नहीं आया क्योंकि जो सेंटीमीटर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऐसे हम इसको कोई बड़ी, अगर मैं लंबाई को अगर मेज़र करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया। वो था कि मैं लंबाई को अब मीटर में मापूंगा, ठीक है। बार को अब मैं किलोग्राम में मापूंगा और टाइम को सेकंड में मापूंगा, ठीक है। यही सिस्टम कहलाता है एम के एस मेजरमेंट सिस्टम। और इसी एम के एस मेजरमेंट सिस्टम को और ज़्यादा अपडेट करके हमने बनाया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें मैं लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापता हूँ, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम किया है, उसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अपनी आगे वाली क्लासेस में अच्छे से करेंगे। अभी आपको बस इतना ही देखना है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में भी और बहुत सारे देशों में एफ पी एस सिस्टम चलता था, जिसमें हम फुट, पाउंड और सेकंड जैसे कुछ वर्ड है वो अपने मेजरमेंट में यूज़ में लेते थे। फिर उसको अपडेट करके हमने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम को यूज़ किया और इसको अपडेट करके फाइनली हमने एम के एस जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको अपनाया और उसी को अपडेट कर कर हम बोलते हैं एसआई मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है साइंस रियलाइज हैवीली ऑन क्वांटिटेटिव डाटा टू कम्युनिकेट क्लियरली वर्ल्ड वाइड। साइंटिस्ट यूज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट, यानी कि पूरी दुनिया में सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मेजरमेंट को अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट है वो एक नया सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एसआई नंबर ऑफ सिस्टम, एसआई मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। और एसआई मेजरमेंट ऑफ सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ पर भी लेंथ आती है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं मीटर में मापूंगा, मास को मैं किलोग्राम में मापूंगा, टाइम को मैं सेकंड में मापूंगा और टेम्परेचर को मैं केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मैं काउंट करूंगा, डिग्री सेल्सियस में मैं काउंट करूंगा। यही है अपना एसआई मेजरमेंट सिस्टम, जो कि एम के एस मेजरमेंट सिस्टम का अपडेट वर्जन है। आई होप आपको एसआई मेजरमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ और ये क्यों क्रिएट करना पड़ा इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या है और इसका क्या यूज़ है, ठीक है। इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं एस्टिमेट क्या है। जैसा कि मान लीजिए मैं एक कपड़ा सिलाने जाता हूँ, ठीक है। मैं कपड़ा सिलाने जाता हूँ और उस भैया को बोलता हूँ कि मेरा जो कमीज़ है वो मैं एक साइज़ बता देता हूँ, ठीक है, कि मुझे 1 मीटर का कमीज़ सिलाना है या मुझे कुल 25 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का कमीज़ मुझे सिलाना है, ठीक है। तो मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे एक 30 सेंटीमीटर का कमीज़ है वो सिलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि देखिए इतना कमीज़ है, क्या इतना कमीज़ आपके लिए काफ़ी है? तो आप पीछे से एक और लाइन कभी कभार बोल देते हैं कि नहीं, आप इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, इसी चीज़ को मैं राउंड ऑफ करके 30 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो कमीज़ है वो एकदम एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर का नहीं है, आप उसको राउंड ऑफ करके, लगभग बोल के, एस्टिमेट करके आप उसको 30 सेंटीमीटर का बोल रहे हैं। इसी लगभग चीज़ को हम बोलते हैं एस्टिमेशन करना या एस्टिमेट करना, ठीक है। जैसे कि इसके लिए और एग्जांपल को हम डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 12 बजने में अभी 5 मिनट कम है, 12 बजने में अभी 5 मिनट कम है। फिर भी बहुत बार आप, अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप इस टाइम को आप क्या बताते हैं, इसको यूँ नहीं बोलेंगे कि आपकी घड़ी में 11:55 हुए हैं, नहीं, ऐसा बहुत कम बोलते हैं। इसके बजाय हम ऐसा बोलते हैं कि 12 बज गए हैं या 12 बजने को आ गए, हम राउंड फिगर करके इसको 12 बजा देते हैं, ठीक है, जबकि 12 अभी तक बजे नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं कहता हूँ एस्टिमेट करना, ठीक है। या फिर मेरे पास मान लीजिए
101 रुपये है, 101 रुपये है, ठीक है। और मैं राउंड ऑफ करके इसको क्या बोलता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये ही है। मान लीजिए आपके पास आपकी मम्मी ने आपको 510 रुपये दिए हैं, ठीक है, 510 रुपये दिए, और आपको किसी ने बोल दिया कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप राउंड फिगर उसको 500 ही बोलते हैं, ठीक है। उसको 510 बहुत कम ही बोला जाता है, उसको 500 की कैटेगरी तक ही सीमित रखा जाता है। तो यही चीज़ है, मतलब चीज़ों को उसका एग्जैक्ट मान नहीं बताना, उसको लगभग मान बताना, यही लगभग मान कहलाता है, एस्टिमेट करना, ठीक है। आई होप एस्टिमेट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चीज़ को जो मैंने बोला है इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इन सारी चीज़ों को मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही अपनी कॉपी में लिखते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए, और एक आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। टोटली आप पर डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो ज़्यादा ही सही है, ठीक है। उसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती है, ठीक है। क्योंकि आप जब कॉपी पेन ले करके जब आप उस चीज़ को समझ कर लिखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, उसी टाइम पे वो सारी चीज़ें आपके पास नोट डाउन रखते हैं। और स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं वो आपकी बस गैलरी फुल करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम के बाद उसको भी डिलीट कर देते हैं, वो लिखना रह ही जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी एक ये हार्दिक आपसे निवेदन है कि आप इस सब चीज़ को साथ के साथ लिखते जाएं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, साइंटिफिक मॉडलिंग देखते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या है, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है पता है, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई एक डिज़ाइन नहीं होता है, उसका कोई मैप नहीं होता है। जैसे कि अर्थ, ठीक है। अर्थ हर किसी ने देखी नहीं है, आपने भी रियल में कभी अर्थ को देखा नहीं होगा, आपने बस या तो उसे फोटो में देखा होगा या फिर उसको किसी मूवी में देखा होगा, ठीक है। पर वास्तव में आपने ऊपर जा कर के अर्थ को अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं कि अर्थ है वो गोल है, ठीक है। अर्थ के पास अपना वाटर सोर्स है, अर्थ के पास अपने पहाड़ है, अपनी ज़मीन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चल रही है, जबकि हमने अर्थ को तो देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इस सब को अच्छे से समझने के लिए हमने इसका एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल को मैं कहता हूँ ग्लोब, ठीक है। आई होप आपको ग्लोब के बारे में पता होगा, जो आपके प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत बार आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्लोब का मतलब है अर्थ का ही एक छोटा सा मॉडल होता है, एक छोटा सा डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिस पर एज इट इज़ अर्थ के जैसा ही वातावरण, पूरा पूरा अर्थ के जैसा ही स्ट्रक्चर और पूरी डिज़ाइन है वो बनी होती है, उसमें पूरा मैप बना होता है जिसको आप अच्छे से देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये ग्लोब है वो आपके अर्थ को एक पूरी तरह से समझने में, मतलब काफ़ी हद तक आपको उसके डिज़ाइन को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही कहलाता है मॉडलिंग करना, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप उसको एक मॉडल के रूप में बता सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें एकदम बेसिक से आपको वो चीज़ें पूरी समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे जो मॉडल है वो आपने देखे होंगे, आपके स्कूल में साइंस फेयर भी होते होंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे मॉडल आपको दिखाए जाते होंगे, ठीक है, ताकि आप उस मॉडल को रेफरेंस मार के आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। जो आप बड़ी थ्योरीज को नहीं समझ पा रहे, उन सारी चीज़ को एक मॉडल के जरिए समझ सकते हैं, इसी को कहते हैं साइंटिफिक मॉडलिंग, ठीक है। चलिए समझते हैं। द यूनिवर्स कंटेन थिंग्स दैट आर टू लार्ज, गैलेक्सीज टू लार्ज जैसा कि गैलेक्सीज होती है, टू स्मॉल जैसा कि एटम होते हैं, और टू कॉम्प्लेक्स जैसा कि इकोसिस्टम होता है। टू स्टडी डायरेक्टली साइंटिस्ट बुल्ड मॉडल टू कंसेप्चुलाइज एंड स्टडी दिस फिनोमिनास। देखिए आपके पास यूनिवर्स लेवल की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप अच्छे से नहीं समझ सकते, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जैसा कि एक परमाणु होता है, बहुत छोटा छोटा कण, ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिसको भी आप अच्छे से नहीं समझ सकते। उसके पास आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी है, जैसा कि हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के बारे में आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, और हम आने वाले क्लासेस में भी इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपकी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत लार्ज चीज़ें हैं और बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, पर उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप मॉडल का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। आप उनका मॉडल, एक प्रतिरूप डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आपको वो सारी चीज़ें वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। उसी को कहते हैं साइंटिफिक
मॉडलिंग। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मॉडल के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ मॉडल। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल क्या होते हैं? इस टाइप के मॉडल 3D फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि एक ग्लोब की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हम उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि एक ग्लोब है। या फिर मान लीजिए मैं एक कागज़ का एक घर बना के गया हूँ। ठीक है, स्कूल में मॉडल की जो प्रतियोगिता होती है ना, उसमें मैंने फिर लाइट बल्ब्स लगाए हैं, यहाँ पर रोड हैं, यहाँ पर रोड लाइट्स बनाई है, हेडपम्प्स लगाया है। इस टाइप के पूरे मॉडल को जिसमें मैं अच्छे से देख सकता हूँ, उसे टच कर सकता हूँ, उस सारे मॉडल्स को मैं कहता हूँ फिजिकल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल का टाइप आता है वो है कंसेप्चुअल मॉडल, या फिर मैं उसे कहता हूँ ग्राफिकल मॉडल, जिसके अंदर कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसा कि है डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स that explain a process like a water cycle diagram, food waves। ठीक है, यह एक ग्राफिकल मॉडल्स भी इसको कहते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल या ग्राफिकल मॉडल। इसमें हमको क्या करना है, एक डायग्राम बना के जाना पड़ता है। इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे घर और वो सारे ग्लोब जैसे पूरा एक 3D डिज़ाइन है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बहुत बार आपके बुक्स में देखा होगा वाटर साइकिल्स, जिसमें आपको पता होता है कि किसी भी वाटर सोर्स से पानी है वो ऊपर की ओर उड़ता है और फिर उसके बादल बनते हैं, और बादल फिर पेड़ पौधों के द्वारा उसको नीचे हैवीली खींचा जाता है और फिर हमारे पास बरसात हमको देखने को मिलती है। ये एक वाटर साइकिल, मैंने इसका एक चित्र बनाया और चित्र बनाकर आपको समझाया। ठीक है, जो कि आपने पहले की क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, और ये आपके अभी काम का भी नहीं है, तो इसको बस ऐसे ही समझना है। पर इस पूरे डायग्राम से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि वाटर है वो पूरे साइकिल में घूमता रहता है। वाटर से ही बादल बनते हैं, बादल से फिर बरसात होती है, फिर वो वापस वहीं पे लौट जाता है जिस जल सोर्स से वो निकला था। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। इस पूरी चीज़ को समझाने के लिए मैंने जिस डायग्राम का यूज़ लिया है, इसी को कहते हैं कंसेप्चुअल मॉडल या एक डायग्राम मॉडल या ग्राफिकल मॉडल। ठीक है, आई होप ग्राफिकल मॉडल आपके लिए बहुत इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल्स। ऐसे मॉडल जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, एक मैथमेटिकल डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसा कि आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स को समझने के लिए आप किसी मॉडल का यूज़ नहीं ले सकते और ना ही किसी डायग्राम का यूज़ ले सकते। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या आपका गति का दूसरा नियम है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर जो एम है वो एम हमारा मास है, एंड जो ए है वो हमारा त्वरण है, जिसको मैं एसेलेरेशन बोलता हूँ, त्वरण बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स और मास का जो मल्टीप्लाई है वो मुझे, और सॉरी, जो यहाँ पर जो मास और एसेलेरेशन का मल्टीप्लाई है वो मुझे फोर्स देता है। ठीक है, इस टाइप का जो मॉडलिंग है, इस टाइप का जो मॉडल है वो कहलाता है वो कहलाता है मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो आपको मॉडल के टाइप्स है तीनों वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ग्राफ्स और डाटा कम्युनिकेशंस। देखिए, साइंस कोई ऐसा नहीं है जैसा मैं हिंदी या इंग्लिश में या कोई अच्छी इसकी लैंग्वेज है। साइंस लैंग्वेज का क्या मतलब है? साइंस लैंग्वेज का मतलब है हम साइंस को कैसे अच्छे से समझते हैं, साइंस की क्या भाषा होती है। साइंस को समझने के लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए, मतलब मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की है उस सारी चीज़ों का एक डिटेल होना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में मेरे पास लिखा हुआ कुछ होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास उसके लिए एक ग्राफिकल फॉर्म मतलब एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है, जिसको मैं अच्छे से समझ सकूँ। ग्राफ का मतलब यहाँ पर डायग्राम से है। ठीक है, डायग्राम्स होने चाहिए। डायग्राम्स और डाटा दोनों मिल करके मेरे लिए साइंस की समझने के लिए बहुत ज़्यादा ही काम आते हैं। डायग्राम्स और ग्राफ जो है वो मिल करके साइंस को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, उसी को मैं कहता हूँ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से आपको बताता हूँ वास्तव में होता क्या है। डाटा कलेक्ट ड्यूरिंग experiment must be organized visually so patterns can be supported easily। ठीक है, मेरे पास जितना भी डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ताकि मैं उसको अच्छे से पैटर्न बाय पैटर्न समझ सकूं। ठीक है, यही है साइंस की लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं देखता हूँ डाटा कितने टाइप का हो सकता है। आपने 8th क्लास में मैथमेटिक्स में इस चीज़ को पढ़ा होगा, डाटा कितने टाइप का होता है।
डाटा है वो टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म में मेरे पास होना चाहिए। मतलब मैं एक टेबल बना सकता हूँ, एक सारणी बना सकता हूँ और उसमें मेरे सारे डाटा को रख सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें जैसा कि मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं, डिपेंडेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को मैं एक सारणी बनाकर, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम्स बनाकर, एक ब्लॉक्स बनाकर मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप की सारणी बनाना यही कहलाता है टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की एक टेबल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद मेरे पास डाटा को और अच्छे से, डाटा का मतलब होता है जो चीज़ें मेरे पास लिखी हुई अवेलेबल्स है, ठीक है, उसको मैं अच्छे से समझने के लिए मैं लाइन ग्राफ खींच सकता हूँ, ठीक है। आपने 8th क्लास में ग्राफ्स के बारे में देखा है, लाइन ग्राफ्स कौन से होते हैं। मैं अपने डाटा को लाइन ग्राफ्स बना करके अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसा कि मेरे पास कोई चीज़ है, मान लीजिए मेरे पास वाटर कितना है, मेरे पास बुक्स कितनी है, मेरे पास पेन कितनी है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर नंबर की फॉर्म में 1 2 3 ऐसे फॉर्म में एक डाटा है वो लाइन बार ऐसा लाइन ग्राफ खींच करके भी मैं अपने डाटा को शो कर सकता हूँ। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर वाटर, बुक और पेन्स के बारे में ही अपना डाटा बनाऊँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो मुझे किसी भी चीज़ का एक पूरा कॉम्प्लेक्स डाटा को किसी एक जगह पर रखना है, उस सारी चीज़ों के लिए मैं लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डाटा का फॉर्म जो आता है वो होता है रूल्स। मैं अपने डाटा को शो करने के लिए कुछ रूल्स भी बना सकता हूँ, कुछ रूल्स, जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और उस ग्राफ में मैं बता देता हूँ कि जितने भी इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स मैं एक्स एक्सेस पर रखूँगा, इस एक्स अक्ष पर रखूँगा, और जितने भी डिपेंडेंस वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल्स मैं वाई अक्ष पर रखूँगा। ये मेरा खुद का रूल है, ठीक है। तो इस रूल को भी मैं अपने डाटा में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स क्या होता है, मैं अपने डाटा को समझाने के लिए एक अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स का यूज़ कर सकता हूँ जिसे कहते हैं बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स में क्या क्या होता है, बार ग्राफ्स में आप डाटा को ऐसे ऐसे बार बनाकर दर्शाते हैं। आपने इस टाइप के जो बार ग्राफ्स है वो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े तो कमेंट में लिख लीजिए मैथमेटिक्स। हम आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस भी जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मल्टी कोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने पूरे ग्राफिकल फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ लिया है और आपने देख लिया है कि साइंस की जो द लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या है और ग्राफ्स और डाटा कम्युनिकेशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्या ये चीज़ें इनमें हमको पढ़नी पड़ती है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए साइंस हमको थ्योरी पढ़ाती है, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल थ्योरी पढ़ी, ठीक है, मैंने चीज़ों को समझा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन कैसे चलती है इसके बारे में मैंने सीखा, इस चीज़ को मैं कहता हूँ साइंस, ठीक है। पर ये जो पेन ये बनती कैसे है, ये मोबाइल्स जो होते हैं ये मोबाइल्स बनते कैसे हैं, इन मोबाइल में क्या क्या चीज़ें मुझे डालनी पड़ती है, इस मोबाइल के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, इन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझ आ रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है। साइंस नियमों का एक कॉम्बिनेशन है। साइंस में हम बहुत सारे नियम देखते हैं, नियम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्रश्न उठाते हैं, एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी इससे थोड़ी अलग है। टेक्नोलॉजी में हम चीज़ों को बनाते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, उन सारी स्टडी को मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए इसको और समझते हैं। साइंस इज अ परस्यूट Science is the pursuit of knowledge for its own sake. Discovered how electricity works. जैसा कि मैं समझता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, तो ये मेरे लिए एक साइंस है, ठीक है, यह विज्ञान का एक टॉपिक है। जबकि टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। इट सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग स्मार्टफोन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स।
जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है वो साइंस के सारे नियमों का सॉल्यूशन है, वो उनका सारों का प्रैक्टिकल है, सारे नियमों का एक प्रैक्टिकल है, उसमें हम चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिफरेंस है वो अच्छे से डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इथिक्स और साइंस। इथिक्स का मतलब होता है समाज से किस प्रकार साइंस है वो मेल खाती है। ठीक है, देखिए हमको साइंस के सारे रूल्स बनाने से पहले सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, जैसे फ़ोन बनाने से पहले हमें देखना चाहिए कि ये फ़ोन है वो कितना काम आने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें और वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल होगी वही हमारे समाज में ज़्यादा मान्य रखेगी, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल नहीं है उसको समय के साथ भुला दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको यह चीज़ बहुत ज़्यादा यह चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ आप साइंटिफिकली यूज़ में ले रहे हैं वो ना तो समाज को हानि पहुंचानी चाहिए और ना ही वो समाज के लिए गैर मतलब की होनी चाहिए, वो समाज के लिए यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई केमिकल आपने बनाया है और वो केमिकल आप किसी को दे रहे हो उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में किसी को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। यही है इथिक्स इन साइंस। साइंस में हमें इथिक्स का यूज़ करना चाहिए, हमें सोशल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पार्ट की समरी। ठीक है, हमने इस पार्ट में आज क्या क्या पढ़ा। हमने इस पार्ट में आज पढ़ा बी रेडी टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस एंड कंट्रोल वेरिएबल्स फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो। हमने एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा कि एक्सपेरिमेंट करते समय, कोई भी फेयर एक्सपेरिमेंट करते समय हमारे पास डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, 3 टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमने देखा अंडरस्टैंडिंग व्हाई द हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। किस प्रकार से हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट के लिए, हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, फिर हमने देखा नॉलेज ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स एंड हाउ रीड एंड प्लॉट बेसिक साइंटिफिक लाइन ग्राफ्स। ठीक है, हमने देखा किस प्रकार से हमें एसआई यूनिट के बारे में समझा, हमने किस प्रकार से हम एसआई यूनिट को यूज़ कर सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है। इसी के साथ हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, साइंटिफिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ा और उससे किस प्रकार से प्लॉट किया जाता है इस बारे में देखा। ठीक है, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सारा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट्स को बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं देन आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इस सारे पार्ट का जो वीडियोस है उसकी अपडेट और सारे जो नोट्स है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यूट्यूब पर अपलोड होने से पहले टेलीग्राम पर अपलोड हो जाती है। इसके लिए वहाँ पर आपको ऑनलाइन रहना है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें वो पहले ही पता चल जाए। साथ हम अपना इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक आपको दे देंगे, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ट्रिक सिखाई जाएंगी, इसीलिए इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। इस एक ही वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर लिया है। इसके अलावा आपको शायद किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको इसके सारे जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर लिख करके टाइप कर दें, हम आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे जिसके अंदर आपको सारे प्रश्न उत्तरों के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा से समझ आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ये पूरा वीडियो आपके उन दोस्तों से ज़रूर से शेयर कीजिए जो 9th क्लास में है और 9th क्लास में उन्होंने अभी भी साइंस की स्टडी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, हम आपके लिए मैथ्स है, सोशल साइंस है और सारे सब्जेक्ट की स्टडी इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। सारे कोर्स इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।